बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। एज़ यूजुअल आज के शो में भी हम शहर की अहम खबरें डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे और फिर सेल्स और प्रमोशन के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं ये भी आपको बताएंगे और इसके साथ साथ कुछ आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और हमारा आज का अहम टॉपिक जो है वो ख़वातीन के हवाले से है। किसी भी माशरे में ख़वातीन का किरदार जो है उससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे जैसे तरक्की करते जा रहे हैं हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बदलने पर नहीं आ रही हैं। ज़्यादती के वाक़यात, तशद्दुद के वाक़यात, घरेलू नाचाकियों पर औरत पर तेज़ाब फेंक देना, ये वाक़यात ख़त्म होने पर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो भी उस तरह से ख़वातीन को सपोर्ट नहीं कर रहा। कानून को जो है वो सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसके पस पर्दा महरक़ात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और फिर जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, शहर के मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर को हम इन्वाइट करते हैं और उन मार्केटों के हम इशूज़ डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग जिन्होंने ख़रीदारी के लिए जाना है इन मार्केटों के मसाइल हल हो सके और आपको आसानी हो सके। आगाज़ फ़िलहाल करते हैं आज के पहले सेगमेंट से और शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज़। पहली खबर क्या है जी, अर्बन डेवलपमेंट के नाम से नए मंसूबों का आगाज़। लाहौर के अर्बन डेवलपमेंट बजट में 10 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। सिस्टम ओवरलोड होने से लोड शेडिंग जारी, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। प्राइवेट ठेकेदार हुकूमत से ताकतवर, 50 पार्किंग स्टैंड पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार। और पंजाब हुकूमत की अकरवा परवरी और तगड़ी सिफारिश, सीनियर मुंह तकते रह गए, जूनियर डीसी लग गए। ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरो जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोमरो साहब, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली खबर है जी, शहर में तरक्याती मनसूबों के हवाले से अर्बन डेवलपमेंट बजट में 10 अरब का इजाफा। सगियां और बरकी रोड पर बाबू साबू चौक की अपग्रेडेशन होगी। कितना ज़रूरी है ये अमल? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो इन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह आयद किया गया कि शहर लाहौर की जो पब्लिक है और शहर के जो मसाइल हैं इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही और ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने इनकी तरजीह भी नहीं ना थी ये। हाँ, तो लाहौर को इन्होंने अपनी तरजीहात में शामिल नहीं किया। अच्छा, अब जैसे जैसे आइंदा इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में और फेडरल लेवल पर वो अब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही है कि जो तामीराती काम है, ख़ास तौर पर सड़कों की तामीर है, नए पुल बनने हैं, नए अंडरपासेस बनने हैं। अच्छा सुमरो साहब, ये ज़रूरत एकदम से हम इस तरफ आते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन हुकूमत को ये ज़रूरत महसूस कैसे हो गई? इसलिए हुई सड़कें बनाने के तो खिलाफ हुकूमत को इस बात का इदराक हो गया है कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हत्ता के गली मोहल्लों के अंदर जो सोलिंग की तामीर होती है या छोटी सड़क की तामीर होती है या टफ टाइल लगाए जाते हैं, उसका भी वोटर के जो माइंड सेट है उसके ऊपर असर होता है। ये पीटीआई को अब इसका इदराक हुआ है। अच्छा, अब लाहौर शहर के अंदर क्योंकि आए रोज़ आए महीने जो है वो यहाँ पर आबादी में इजाफा हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है, उसके नतीजे में ट्रैफिक के मसाइल संगीन होते चले जा रहे हैं और शहर की जिस मर्जी चौराहे पर चले जाएँ, जिस मर्जी अहम सड़क पर चले जाएँ, वो आपको पीक आवर्स में जो है वो चौक नज़र आती है, वहाँ पे ट्रैफिक की ब्लॉकेज होती है और 10-10 मिनट का सफ़र बाज़ दफ़ा घंटों में तय होता है। ये रोज़मर्रा की बुनियाद पर होता है, मामूल है। तो अब जो अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो मुतारिफ़ कराया जा रहा है, इसके तहत सड़कों की तोसी होनी है और नए अंडरपासेस बनने हैं, ख़ास तौर पर उन सड़कों पर जहाँ पर नई सोसाइटीज़ कायम हुई हैं। मिसाल के तौर पर सगियां रोड है, आपका बरकी रोड है, यहाँ पर जो है नई सोसाइटीज़ बनी हैं, लेकिन जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए अंडरपासेस हैं, वो तामीर नहीं किए गए। इसी तरह बाबू साबू का इलाका है, यहाँ पर बाबू साबू से लेकर शरकपुर तक, यहाँ पर आप देखिए नई सोसाइटीज़ बनी हैं। सगियाँ पुल के आसपास वहाँ पर आपको नई सोसाइटीज़ बनती कायम हुई हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर आबादी का दबाव बढ़ा है, उसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए हैं।
अब हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि लाहौर का जो अर्बन डेवलपमेंट है इसके ऊपर हम पैसे खर्च करेंगे और इसके लिए कोई 1.5 अरब से ज़ायद की रकम जो है वो मुख्तस की गई है। इसका PC1 तैयार हो गया है। बाकायदा तौर पर नेस्पाक ने इन रोड्स के अंडर पासिस के नक्शे जो हैं वो भी तैयार कर लिए हैं और ये उम्मीद है कि इसी बरस में जो है अगर PC1 जैसे ही मंजूर होगा तो ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। इससे बहरहाल एक है कि हुकूमत को एक ग्रैंड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। देखिए, हुकूमत चाहे PTI की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, जो बड़े शहर होते हैं, मेगा सिटीज़ होते हैं, उसका जो ग्रैंड प्लान होता है उससे आप कभी डेविएट नहीं करते। अब ग्रैंड प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप ये तो बना देते हैं जी लाहौर प्लान 2020, लाहौर प्लान 2030, लाहौर प्लान 2050। अगर ये चीज़ें जिसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ये उस प्लान के मुताबिक या उस प्लान का हिस्सा नहीं होती तो फिर हर हुकूमत आकर हर नए साल नए तजर्बे करती है और फिर उसके नतीजे में ज़ाहिर बात है पब्लिक मनी जो टैक्स पेयर की मनी है वो भी खर्च होती है, लेकिन मसाइल फिर भी हल नहीं होते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिरोजपुर रोड आप देख लें। फिरोजपुर रोड पर यह दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर जो मेट्रो बस बनाई जा रही है इसके नतीजे से इस सड़क पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम होगा। नहीं हुआ, बड़ा है। ऑरेंज ट्रेन के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए और ये कहा गया कि एक बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी और उसके नतीजे में इस रूट पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वो नहीं हुआ। आज भी ऑरेंज ट्रेन के नीचे आप देख लें या मेट्रो बस के नीचे या मेट्रो बस जहाँ ज़मीन पर चलती है उसके पास देख लें, ओवरहेड ब्रिजेस पर चल रही है वहाँ पे देख लें तो आपको नीचे ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आएगी। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसमें तो हर साल इजाफा होता चला जा रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल हैं, चाहे वो रिक्शे हैं, चाहे वो कारें हैं या दीगर कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उस पर इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस नहीं करेगी उस वक्त तक जो है ये ट्रैफिक के मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे, ये मुस्तकिल तौर पर रहेंगे। उसकी वजह यही है कि हुकूमत सड़क चौड़ी करती है, हुकूमत नई सड़क बनाती है, डाइवर्जन्स लगाती है, उसके बाद जो ट्रैफिक है, जो आबादी है, उसका दबाव मजीद बढ़ता चला जाता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ क्लासिकल। आप देखिए कि ये कैंपस पुल से आप जाते हैं वादत रोड की तरफ या आप जाते हैं अलामा इकबाल टाउन की तरफ, ये एक रोड था ना जो इस्तेमाल होता था। आपने नया लिंक रोड बनाया जो जिना अस्पताल से लेकर अलामा मून मार्केट को लिंक करता है। अब आपको वहां पर भी वैसी ट्रैफिक मिलती है, आपको कैंपस पुल के सामने भी वैसी ट्रैफिक मिलती है, उसी तरह का दबाव मिलता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में इजाफा होता चला जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं शहर में। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप मेगा प्रोजेक्ट्स को भी बंद करने के ये खुद ही जिम्मेदार है ना। तो अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आप नई सड़कें तामीर करते जाएं, नए अंडरपासेस तामीर करें या सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाएं, वो ठीक है। आप देखिए जिना अस्पताल से लेकर अगर आप ये इस तरफ कोट लखपत की तरफ आएँ तो यहाँ पर अब ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है कि इसको हम सिग्नल फ्री करेंगे और सिग्नल फ्री होने के बाद ये बेहतर हो जाएगा। आपने जेल रोड को भी सिग्नल फ्री किया, जेल रोड के आगे PIC के सामने जो है वो ट्रैफिक हमेशा ब्लॉक रहती है। बिल्कुल। तो यानी आपकी बात से हम नतीजा ये निकालें कि आप सड़कों की कुशादगी, अंडरपासेस जितने मर्जी ज्यादा करते जाएं, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं आएंगे ये चीजें कहीं ना कहीं कम पड़ती जाएंगी। आगे एक खबर आ रही है, हम उसको डिस्कस करेंगे, पार्किंग स्टैंड्स के हवाले से है कि जब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर बढ़ेगी और उसमें हर साल मुसलसल इजाफा होता चला जाएगा तो सड़कें जितनी मर्जी आप कुशादा कर लें, फिर उनकी भी एक लिमिट है ना। उससे ज्यादा तो आप सड़कें चौड़ी नहीं कर सकते। या आप फिर ये करेंगे अपने अगले प्रोजेक्ट के अंदर के सड़क के ऊपर जो है वो ओवरहेड ब्रिजेस बनाना शुरू कर देंगे, तो ये इसका हल नहीं है। आप लाहौर मास्टर प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें यकीनन शामिल हैं। आप एक मुस्तकिल तौर पर रोड मैप तैयार करें और उसमें ये भी लिखें, बल्कि ये शामिल होना चाहिए कि आपने ये तो कह दिया कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, इस एग्रीकल्चर लैंड पर नई सोसाइटीज नहीं बनेंगी और जो नई सोसाइटीज बन गई हैं जिसको आप इवन LDA ने भी परमिशन नहीं दी लेकिन वहां पर घर कायम है, वहां पर आबादी है, सब कुछ है, तो आपने उन सोसाइटीज को मास्टर प्लान में शामिल तो कर लिया लेकिन उससे पैदा होने वाले मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए मास्टर प्लान के अंदर आपको चीजें नहीं मिलती। तो इससे होगा क्या कि हर साल पब्लिक मनी जो है वो तो खर्च की जाती रहेगी और वो खर्च हो रही है। अगर 3 साल तक पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर पर पैसे खर्च नहीं किए उस तरह से तो अब करेगी। अच्छा, आइंदा साल भी मुझे करेगी। इस खबर को वाइंड अप करना है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमने तो इसकी डिटेल डिस्कस कर ली, इसका फायदा क्या है और इसकी
ऑल्टरनेट तजवीज़ भी आपने पेश कर दी जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आपको लगता है, डू यू थिंक कि हुकूमत की तरजीह जो है वो कुछ आवाम की बेहतरी है, सड़कों की कुशादगी है, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल करना है? इस वक्त इन मंसूबों पर काम का आगाज़ करना और इसको वक्त देना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं लग रहा कि हुकूमत का अपना एक ज़ाती मुफाद इसमें छुपा है? देखिए, बात बड़ी सादा सी है। कोई भी हुकूमत जब फंक्शनल होती है या इक़्तिदार में होती है, उसका पहली तरजीह हमेशा से यही होती है कि उसको दोबारा इक़्तिदार मिले, और दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो हर किस्म के तरीके, दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए कुछ सेहत सहूलियात पे सब भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए। सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब नाम किसका इस्तेमाल होता है? नाम होता है पब्लिक का, पब्लिक वेलफेयर का। मैं वो अक्सर कहता होता हूँ कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो गरीब का नाम लेके अमीर हुआ है, और गरीब फिर भी गरीब ही रह जाता है, अमीर अमीरतर होता चला जाता है, और वो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। उसमें चाहे सियासतदान हो, उसमें चाहे लिखारी हो, उसमें बहुत सारे तबके के लोग आ जाते हैं कि हम गरीबों की खिदमत कर रहे हैं। गरीब गरीब रह जाता है, वो अमीर से अमीरतर हो जाते हैं। इसी तरह हुकूमत के अंदर शामिल होने वाले जो अफराद हैं, जो इक़्तिदार का हिस्सा होते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो अफराद हैं, उनका पेश नज़र इक़्तिदार होता है। अब पब्लिक की वेलफेयर अगर पेश नज़र हो तो अमली तौर पर वो चीज़ें नज़र आएँ आपको, चाहे वो सेहत की सहूलियात हों, चाहे वो तालीम की सहूलियात हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात हों, साफ़ पानी की सहूलियात हों, या दीगर तमाम जो है वो सहूलियात जिससे इंसान की ज़िंदगी वाबस्ता है, ना ये बड़ी उसकी सहूलियात हो, आप बुनियादी बेसिक ज़रूरियात ही आवाम की पूरी कर दें ना, आप खाना प्रोवाइड कर दें, आप 2 वक्त की रोटी आवाम की पहुंच में आसान बना दें। उसके लिए लंगर खाने खोले हैं ना। शहर में लोड शेडिंग की सूरत हाल जो है वो बद से बदतरीन होती चली जा रही है। हर गुजरते दिन के बाद आप शहर से यही खबरें मौसूल हो रही हैं। अब सिर्फ कसर ये रह गई है, और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे भी कि लोग अपने घरों से बाहर आ जाएंगे और इस लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो आपको जगह जगह एहतजाज होते नजर आएंगे। क्योंकि जब राब्ता किया जाता है, लेस्को दफातर, करीबी दफातर में जाया जाता है, तो जी ये कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है ऑल्टरनेट, तो आपकी बिजली तो आ ही नहीं सकती है। सुमरू साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, लेस्को ने ये अपनी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है कि मजमूई तौर पर शहर में जो तलब और रसद है बिजली के हवाले से, उसकी फराहमी वो 4000 में आपने स्टार्ट किया। मुझे लगता है आपके इलाके में लोड शेडिंग नहीं हो रही। नहीं, मेरे इलाके में वाकई नहीं हो रही लोड शेडिंग। बस फिर आपका बनता है इतने पुरसकून अंदाज में। लेस्को ने ये जो अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है उसमें कहा है कि तलब और रसद जो है वो इक्वल हो गई है। शहर के अंदर जो है वो 4600 मेगावाट की तलब है, और हमारे पास इतनी ही जो है वो रसद मौजूद है, यानी कि 4600 मेगावाट की। हमाद अज़हर ने कल ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी इस वक्त जो हाईएस्ट डिमांड पर पाकिस्तान पहुंच गया और हाईएस्ट सप्लाई पर पहुंच गया है वो है 24,284 मेगावाट। यानी फेडरल गवर्नमेंट भी और यहाँ से लेस्को भी ये दावा कर रहे हैं कि बिजली की जो रसद और तलब है वो इक्वल है। अब इसके बावजूद लोड शेडिंग का होना ये समझ से बाला तर है, और शहर के अंदर शुमाली इलाकाजात में बिलखसूस जो लोड शेडिंग है वो सारा दिन जारी रहती है। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 1 घंटा लाइट आती है और 1 घंटा लाइट नहीं होती। 3-3 घंटे अच्छा, अगर लाइट आ भी रही हो तो वोल्टेज का मसला होता है, और जब वोल्टेज का मसला होता है तो आपके जितने भी घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं उनको इशू होता है, वो ख़राब होने का अंदेशा होता है, बाज़ दफ़ा ख़राब भी हो जाते हैं। तो लेस्को जो है वो तो अपने दादो शुमार देकर महज खामोशी से बैठ जाती है, तसल्ली से बैठ जाती है। जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच का जो सारा डेटा है वो भी यही कहते हैं कि जी हमारे पास इस वक्त कमी नहीं है बिजली की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। तो ये बिजली कहाँ छुपा रखी है? बल्कि हमाद अज़हर ने तो ये दावा किया है कि हम आइंदा कुछ अरसे तक जो है वो सरप्लस में चले जाएंगे। देखिए, हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत और नीचे कंपनियां वो ये दावा कर रही हैं कि हमें बिजली की कमी का सामना नहीं है, तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? मैं वही कह रही हूँ, कहाँ छुपा के रखी है बिजली, मतलब कहाँ फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? या तो आप हकाइक जो है वो पब्लिक को बताना नहीं चाह रहे, अपना वो फेलियर है कि बिजली की जो प्रोडक्शन होनी चाहिए थी वो बिजली की प्रोडक्शन नहीं हो रही, और रसद जो है वो कम होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं हो सकती। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा फैक्टर हो ही नहीं सकता कि आपके पास बिजली मौजूद है लेकिन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रही, फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंच रही, इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच रही, मार्केट्स तक नहीं पहुंच रही, दुकानों तक नहीं पहुंच रही। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है?
खास तौर पर मार्केटों के अंदर, चला इंडस्ट्री पर तो होता ही होता है, उसकी प्रोडक्शन जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है जब वो जनरेटर के ऊपर शिफ्ट करते हैं, लेकिन मार्केट्स के अंदर जो छोटी दुकानें हैं जहां पर प्रोडक्शन का काम हो रहा होता है, वहां की मशीनरी जो है जब जैम होती है, बंद होती है, तो उससे उस इकोनॉमी के ऊपर ओवरऑल कितना नेगेटिव इंपैक्ट होता है। हुकूमत को इस बात का बहुत अच्छी तरह इदराक है। हुकूमत या तो अवाम को हकाइक बताए, अगर हुकूमत यही समझती है कि हकाइक जो है वो यही हैं और लेस्को भी यही समझती है हकाइक यही है कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, तो फिर वजह बताएं कि हम बिजली की लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं, हम क्यों जो है वो ग्रिड स्टेशन से बिजली की तरसील जो है उसको बंद कर देते हैं और शहरियों को जो है वो इस सख्त तरीन गर्मी के अंदर, चाहे वो दोपहर का टाइम हो चाहे रात का वक्त हो, उनको जो है वो इस बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका सुकून भी बर्बाद होता है और उनकी मईशत जो है कल हमने खबर शेयर की थी, जो ट्रांसफार्मर खरीदे गए हैं, जो पहले से ही लोड शेडिंग से बचने के लिए तैयारियां की जाती हैं, वो ट्रांसफार्मर ही नाकिस खरीदे गए हैं, वो भी इतना लोड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपकी तैयारियां ये सब होंगी और अगर आपकी नीयतें ये होंगी कि आपने चीजें वो खरीदनी है जो कि पहले ही सब स्टैंडर्ड होंगी, तो फिर किस तरह से लोग जो है वो लोड शेडिंग से निजात हासिल कर सकते हैं। देखिए ना, हमारे यहाँ ये एक बड़ा सीरियस मसला है कि मिसाल के तौर पर लेस्को है, वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, वो अपना इंडिपेंडेंट सेटअप चलाती है, उसके अंदर अगरचे गवर्नमेंट के स्टेक शामिल हैं, लेकिन मसला यही है जिसकी तरफ अभी आपने बात की है कि उनसे हुकूमत पूछती नहीं, लेस्को के चीफ से पूछती नहीं, एमडी से पूछती नहीं, उनकी पूछगछ नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर ये ट्रांसफार्मर जो आप बता रहे हैं और खबर भी दी गई कि वो ख़राब हैं, नाकिस हैं, तो उसकी इंक्वायरी गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही, उसकी इंक्वायरी कंपनी ने इंटरनल तौर पर करनी है। अब कंपनी मुतलका बंदों को फिक्स करती है या नहीं करती, ये कंपनी का मामला है, ये कंपनी का जाती फेल है। कंपनी को लॉस होता है, कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, हुकूमत का इससे कोई सरोकार नहीं। हुकूमत के जो शेयर्स हैं उसके शेयर्स के मुताबिक हुकूमत को प्रॉफिट मिल जा रही है, बिल भारी भरकम मैं यही बात कर रहा हूं कि जब तक हुकूमत की डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होगी, हुकूमत सिर्फ यह समझती है कि नेशनल लेवल तक जो हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे कंपनियों को हम तकसीम कर देते हैं, कंपनियां जाने और पब्लिक जाने। अल्टीमेट जो यूजर है वो तो पब्लिक है ना, वो सारिफ है। अगर सारिफ को रिलीफ नहीं मिल रहा और हुकूमत ये तस्वुर कर लेती है कि हमने नेशनल ग्रिड के अंदर तो बिजली पूरी कर दी है या हम वहां पे तो सारा कुछ कर रहे हैं और कंपनियों को आगे तकसीम करके उनसे पैसे ले लेते हैं, आगे कंपनियां जो मर्जी करें, चाहे महंगी बिजली बेचें, हुकूमत बरी जिम्मा है। खैर, मुझे अगली खबर की तरफ जाना है। एक तरफ हुकूमत बरी जिम्मा हुई बैठी है और दूसरी तरफ हुकूमत जो है माफिया के आगे घुटने टेके बैठी है। ये हमारे शहर का एक बहुत बड़ा मसला है जी। प्रायर हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। 50 पार्किंग स्टैंड पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार है। अच्छा जी, अब ये पार्किंग स्टैंड किधर हैं जी जिन्हें गैर कानूनी कहा जा रहा है? एसएसपी ऑफिस, सेंट्रल मॉडल स्कूल, ईवान इकबाल, मॉडल टाउन, सदर कचहरी, एक्साइज ऑफिस, सेशन कोर्ट स्टैंड पर माफिया का राज है। सुमरू साहब, ये वो जगह हैं जिनका मैं और भी बताता हूँ, ये तो आपने थोड़ी बताई, मैं आगे सारी बताऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि कहां पर जो है उनसे इलीगल पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। लोग क्या करें, लोगों ने अपनी बाइक इस महंगाई के इस दौर में कम और कुछ ना हो कि लोगों को इतनी अवेयरनेस हो ना कि ये मजबूर है। देखिए जी, ये आपका सदर कचहरी है, एक्साइज ऑफिस है, सेशन कोर्ट है, बाबर ग्राउंड, बैंकिंग कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट, यतीम खाना चौक, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, दाता दरबार, अल्फला बिल्डिंग, लोहारी मेडिकल मार्केट, रेलवे स्टेशन, बदामी बाग, सब्जी मंडी, ये वो इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक का दबाव होता है। मैं जब पहली खबर पर बात कर रहा था ना, वो इस खबर का हवाला दे रहा था मैं कि शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सड़कों पर चलती है उससे ये काबजीन किस तरह से प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे, क्योंकि गाड़ी तो पार्क होनी है। अब जब गाड़ी पार्क होनी है, वो बजाय इसके कि उस पार्किंग फीस के पैसे जो हैं वो सरकार के खजाने में जाएं, वो उन अफराद के खजानों में जा रहे हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है और जिनके पास इलीगल पार्किंग स्टैंड है। लाहौर पार्किंग कंपनी बेबस है, क्योंकि हुकूमत जब तक पार्किंग कंपनी को या हुकूमत मुतलका इदारों के साथ मिलकर उनको अनफोर्स नहीं करेगी, उस वक्त तक वो छोड़ नहीं सकते। आप कैसे छुड़वा सकते हैं? आम आदमी भी नहीं छुड़वा सकता और इलाके का जो वहां पर चाहे वो सदर अंजुमन ताजरान है या कोई और। अच्छा, आपने जिक्र ही कर दिया, हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है। हम मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर को आजकल इनवाइट कर रहे हैं और वहां के मार्केटों के सदूर जो सबसे बड़ा मसला बताते हैं वो यही कहते हैं पार्किंग का मसला है। उनसे पूछा जाए कि इंतजामिया नहीं आती, वो कहते हैं इंतजामिया ने पैसे लगा रखे हैं, वो अपने पैसा अपना हिस्सा लेती है। अच्छा, यहाँ पर इंतजामिया कौन सी है? आपकी इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो टाउन के ऑफिसर्स हों, चाहे एसी
वहां राब्ता करें, वो इस पे अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। एसीज खुद हो या एसीज के मातहत अमला हो, टाउन्स हो या टाउन्स का मातहत अमला हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। डीसी साहब का साफ बयान इस पर ये है, मौक़िफ़ जब भी उनको टेलीफोन कॉल पे लिया है, जब कभी किसी मार्केट का सदर आपको ये कह दे कि जी ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खुद करवा रही है सब कुछ, उनके इल्म में है, डीसी साहब कहते हैं कि जी ये मामला उनके अंडर नहीं आता है, आप मुतल्लिका जो लोग हैं उनसे राय अपनी पूछें, उनसे मौक़िफ़ देखिए मुतल्लिका वही बात हो रही है ना, लाहौर पार्किंग कंपनी करे, लाहौर पार्किंग कंपनी नहीं कर रही तो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं कर रही तो पंजाब गवर्नमेंट करे, पंजाब गवर्नमेंट नहीं करती तो फिर किसी और से करा ले। शहर में आपके मेन मार्केट्स में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है, डीसी साहब उसके रिस्पांसिबल नहीं है। हर मार्केट के अंदर ये सिर्फ ये जो निशानदेही ये नहीं, बल्कि जहां पर लाहौर पार्किंग कंपनी के अपने ठेके भी हैं वहां पर भी ये पार्किंग के संगीन मसाइल हैं। अच्छा तो जी, इसलिए अब एक और पॉइंट मुझे डिस्कस यहाँ पे करना है। इन पार्किंग स्टैंड पर एक तो ये गैर कानूनी है, मनमाने पैसे वसूल किए जा रहे हैं, हर पार्किंग स्टैंड पे आपको रेट डिफरेंट नजर आएगा, मतलब माफिया इतनी स्ट्रांग है। किसी पार्किंग स्टैंड पे आपको कार पार्क करने के 30 रुपए लिए जाते हैं, किसी पर 50 रुपए लिए जाते हैं, आप खामोशी से देने के लिए मजबूर हैं। शहरियों के पास इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो अपनी गाड़ी को रिस्क पर नहीं। अच्छा एक और बात, वो पहले बेचारा परेशान, एक और बात, इन पार्किंग स्टैंड से जो टोकन दिया जाता है, चाहे वो गाड़ी का हो या मोटरसाइकिल का हो, उसके ऊपर लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि मोटरसाइकिल चोरी हो गया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा फिर आपने पार्किंग स्टैंड किस लिए बनाया हुआ है? आप फीस किस बात की वसूल कर रहे हैं कि अगर सर आप उसके ऊपर इंतजामिया का जो नाम लिखा होता है उसमें भी कोई वो इंतजामिया कौन सी है, वो किस इंतजामिया का नाम इस्तेमाल हो रहा है? तो इसका मतलब गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं है, इसका मतलब जिला इंतजामिया की कोई रिट नहीं है। अगर इनकी कोई रिट नहीं है तो फिर मैं यही कहूंगा कि इनको शर्म आनी चाहिए कि इक्तदार के अंदर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, दफातर पर बैठे हैं और अपनी रिट कायम नहीं कर पा रहे। तो मुझे बताएं इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? उसका अल्टीमेट जो नुकसान होता है, जो खुमियाजा भुगतना पड़ता है, वो आवाम को भुगतना पड़ता है, पब्लिक को भुगतना पड़ता है, जो घरों से निकल के मार्केट तक जाते हैं, फिर मार्केट से घर वापस आते हैं। और किसका मसला है ये? मसला पब्लिक का है। पब्लिक ओरिएंटेड जो इश्यूज हैं उसको तो कम से कम हल करना चाहिए ना। महज जो है वो सड़कों की तामीर कर लेना, पुल बना लेना, ये असल में बुनियादी तौर पर आपकी लगी हुई है, आपकी मंथलियां लगी हुई हैं, आप उन दिहाड़ियों और मंथलियों, फिर माफिया जहां कहीं पे भी है उसको माफिया। मैं आपको एक बात बताऊं, आप हाल रोड पर जाए ना, हाल रोड पर दुकानों के ठेले लगे हुए, अच्छा वो एक एक ठेले से महाना जो है वो 15 से 20 हजार रुपए वसूल करते हैं। अब मुझे बताएं, उनकी मंथली है ना, ये एक दूसरी कैटेगरी भी है, उनकी मंथली है, वो उसको नहीं हटाएंगे। और मार्केटों के सदर वाज़े तौर पे ये कहते हैं कि आके अपनी मंथली लेकर जाते हैं और फिर कोई पूछता नहीं है। तो ये जो मंथलियों का जो सिलसिला है और दिहाड़ियों का सिलसिला है, जब तक इसके चोर रास्ते, चोर दरवाजे बंद नहीं होंगे उस वक्त तक ये मसाइल सॉलिड ग्राउंड पर हल नहीं हो सकते। बिल्कुल, और ये हमारे शहर के बहुत बड़े मसाइल में से ये मसले हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ना कभी ये हल हुए हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन भी देखे हैं, फिर ये चीज़ें दोबारा से उसी तरह से रिपीट होती हैं। ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे जी पंजाब हुकूमत की अकबरा परवरी का सीनियर मुंह तकते रह गए और जूनियर जो हैं वो डीसी लग गए। चलिए जी इस खबर पे आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद कहेंगे। खबर हमारे पास है, पंजाब हुकूमत की जानिब से अकबरा परवरी का सिलसिला जारी है, सीनियर मुंह तकते रह गए और जूनियर डीसी लग गए। क्या मामला है सुमरू साहब? देखिए जी, इस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि पीटीआई ने जो है वो नून लीग की जो एक रिवायत है उसको जिंदा रखा हुआ है और उस लेगेसी को आगे वो कंटिन्यू रखने में। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये उन्होंने हर जगह पर तनकीद की है और वही काम की है सर। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये जो कल्चर है, ये क्या अब ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है? मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं ब्यूरोक्रेसी पहले भी स्ट्रांग रही है, ब्यूरोक्रेसी हर दौर के अंदर स्ट्रांग रही है, ब्यूरोक्रेसी कभी भी कमजोर नहीं रही, सियासतदान कमजोर रहे हैं, ये बात हमेशा कैटेगोरिकली क्लियर रखिएगा, तारीख यही बताती है। तो सिविल ब्यूरोक्रेसी में आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये शुरू हुआ था कि आप 18वें ग्रेड के ऑफिसर्स को 20वें ग्रेड के पोस्ट के ऊपर तैनात करें, जिसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल जो है वो आहत खान चीमा थे कि 18वें ग्रेड में थे, लेकिन उनको सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लगा दिया गया, बाद में DGLDA भी लगा दिया गया। उसके अलावा और भी बेशुमार मिसालें थी। अब पंजाब गवर्नमेंट, PTI की हुकूमत उसी रविश पर बरकरार है कि 37वें कॉमन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं और DMG के हैं, यानी कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं, उसके बावजूद उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही, उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा। जबकि दूसरी जानिब जो 39वें कॉमन के जो उनके जूनियर हैं उनको जो है आप पोस्टिंग दे रहे हैं। चाहे आपका अब डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको इसलिए पोस्टिंग मिल गई कि वो वज़ीर आला के साबिक PSO हैं। आप इस बुनियाद के ऊपर जब तकर्रियाँ करेंगे तो मुझे बताइए कि जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं
उनमें हमेशा से जो है वो वही रेजिस्टेंस भी पाई जाएगी, उनमें रिजेंटमेंट भी पाई जाएगी कि हमारा हक है, हमें पोस्टिंग नहीं दे रहे। अब इसकी वजह क्या है कि जूनियर ब्यूरोक्रेट्स को आप क्यों लगाते हैं? जूनियर को ये पता होता है कि मैं तो इस पोस्ट के लिए अहल नहीं हूं, हाँ। मुझे लगाया गया है सिफारिश की बुनियाद पर, इसके अलावा तो कोई और कोई वजह ही नहीं हो सकती, चाहे वो सिफारिश ब्यूरोक्रेट की हो, चाहे वो सिफारिश मिनिस्टर की हो, या चाहे वो सिफारिश किसी भी सर्कल से आई हो। तो आप उसको इसलिए पोस्टिंग देते हैं कि पीछे सिफारिश है। अच्छा, अब जब पोस्टिंग हो जाती है तो फिर क्या होता है? उस जूनियर ब्यूरोक्रेट से हुकूमत हर वो काम ले सकती है जो सीनियर ब्यूरोक्रेट जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिससे वो लेना चाहती है और नहीं ले पाती। जूनियर इसलिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उनको इस बात का अंदाजा होता है कि अगर हमने ये काम नहीं किया हम तो वैसे ही एलिजिबल नहीं है, हमें तो उठा के बाहर फेंक देंगे, तो हम इस अयाशी से भी जाएंगे, इस ओहदे से भी जाएंगे। तो ये कल्चर मुस्लिम लीग नून ने मुतारिफ कराया था यहाँ पर पंजाब के अंदर बिलखसूस के जूनियर्स को सीनियर्स की पोस्टों के ऊपर अपॉइंट करें और सीनियर्स को नज़रअंदाज करें। पीटीआई की हुकूमत जो है वो उस लेगेसी को लेकर चल रही है और इसी कल्चर की वजह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर धड़ेबंदी होती है। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर जब धड़ेबंदी होती है, फिर जो धड़ा जो है वो तगड़ा हो जाता है, उस ग्रुप का नाम जो मर्जी हो, वो धड़ा जब तगड़ा हो जाता है तो वो जूनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी ऊपर ले आता है, वो अपने मनपसंद अफराद की तकर्रियां भी कराता है, वो जिसको चाहता है उधर से हटवा देता है। अच्छा, और वो लॉबिस्ट चलती है। यहाँ पे मयार तो फिर कोई ना हुआ। मैं वही बात तो कर रहा हूं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये कल्चर जो मुतारिफ कराया है, जी हुजूरी करने वाले आगे जाएंगे। तो उसकी वजह है ना कि पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट्स बहुत सारे काम कराने होते हैं उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर या उस महकमे के अंदर। जब आपने उस महकमे में या डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी मर्जी से काम कराने हैं और बियॉन्ड द मींस काम कराने हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कराना है, कोई चोर रास्ता दरवाजा ढूंढना है एडजस्ट करने के लिए, काम कराने के लिए, तो फिर आप कमजोर बंदे से ले सकते हैं ना। तो उसी बंदे से काम ले सकते हैं जो जी हजूरी करे। आप किसी भी इदारे में चलें, ये तो ब्यूरोक्रेसी की बात है, किसी भी इदारे में आप उस शख्स से अच्छा काम लेते हैं जो शख्स सर नीचे फेंक के कहे सर यू आर राइट, सर यू आर राइट। आप अपनी बात करने के मजाज ही नहीं है और अगर अपनी बात करते हैं और अगर अपनी बात करते हैं तो आप जो है वो नजरों में भी बुरे बनते हैं, आप इनकॉम्पिटेंट भी हैं, आपके अंदर जो है वो मैनर्स नहीं है, आपके अंदर जो है वो सलाहियत नहीं है और वो सारी चीजें आपके अंदर डाल दी जाती हैं। इस बात से कुछ सरोकार नहीं होता, कॉम्पिटेंसी है, काम आता है, काम नहीं होता, वो यस सर और जी हजूरी करा है, वो सोसाइटी का अब हिस्सा बन गया। और ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी सर्वाइवल ही इसी में है कि अगर वो जी हजूरी करेंगे तो वो काम करेंगे। और जो ऑफिसर जो है वो रिलेक्टेंट होता है, जो ऑफिसर्स मेरिट की बात करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, उसको फिर यहाँ से उठा के या फिर आप बलूचिस्तान में फेंक देते हैं या फिर आप किसी दूर दराज यानी हुकूमतें जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्यूरोक्रेसी अपनी रविश यही बरकरार। ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं बदलती, हुकूमतें बदलती हैं। ये हमेशा ये 1947 से लेके अब तक यही चला आ रहा है। और ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी से फैसले करती है, जहां पर सियासतदानों की मर्जी होती है वहां पर ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी मर्जी करते हैं और अपनी मर्जी के सारे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, समरियां भी तैयार करते हैं। पॉलिटिशियंस तो बेचारे इतने कमजोर हैं, कोई असरअंदाज भी नहीं हो सकता। पॉलिटिशियंस बेचारे इतने कमजोर हैं, इनसे तो 2 लाइनें नहीं लिखी जाती। बिल्कुल। अब जब इनसे 2 लाइनें नहीं लिखी जाती अंग्रेजी की, तो वो लाइनें किसने लिखनी है? ब्यूरोक्रेट ने लिखनी है ना। तो ब्यूरोक्रेट अल्फाज की हेराफेरी जो मर्जी करते। आप मुझे बताएं, ये चाहे बिल्स हैं, चाहे कानूनी मसवदे हैं, चाहे समरियां हैं, वो कौन सियासतदान तो उनको पढ़ नहीं सकते। सियासतदान बेचारों को तो पता ही नहीं है, वो कहते हैं दास तो तुसी की लिखे है, वो आगे दासना साहब जी है लिखे है, वो सुनना भी गवारा नहीं करते। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब हम नज़र डालने वाले हैं जी हालात क्या हैं शहर में लगाई गई मवेशी मंडियों के, जहां अब आहिस्ता आहिस्ता लोग भी जाना शुरू हो रहे हैं, व्यापारी भी अब आना शुरू हो रहे हैं। ईद में जो है वो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और अभी जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा रश बढ़ता जाएगा। सहूलियात जो कहा जा रहा है कि फराहम की जा रही हैं, हमेशा की तरह व्यापारी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि सहूलियात सिर्फ नाम की हैं, ना तो पानी है, ना ही शामियाने हैं, ना ही पार्किंग का कोई मौसर इंतज़ाम है। और ये पता तब लगेगा जब लोग ज़्यादा तादाद में जाना शुरू होंगे, लोगों की शिकायत भी आना शुरू हो जाएंगी। सोमरू साहब, ये सिर्फ हमेशा दावे ही क्यों रहते हैं? देखिए, ये हर साल ये मसला होता है और हुकूमत को ये मालूम होता है बहुत अच्छी तरह, इंतज़ामिया को भी, यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी को, कि इस महीने में, इस दौरानिए में ये मवेशी मंडियाँ लगनी है और मवेशी तो फिर तो इंतज़ाम अच्छे होने चाहिए, ये मालूम होता है, इनको पता होता है। अब मसला क्या? मसला ये है, चीफ सेक्रेटरी ने अभी ऑर्डर किए हैं कि मवेशी मंडियों के हवाले से इंतजामात को जो है वो मजीद बेहतर बनाया जाए। अब ऑर्डर कहाँ पे? दफ्तर में बैठ के हो रहा है ना।
जब ऑफिसर बराह रास्त खुद जाके फील्ड इंस्पेक्शन नहीं करेगा, वहाँ पे मुआयना नहीं करेगा और डिप्यूटेड ऑफिसर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाएगा, तो वहाँ पर जो सहूलियात फराम करने के लिए ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया है, उस ज़ाब्ते के तहत वहाँ कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए कि हुकूमत ने कहा कि हम वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे, वहाँ पे हम जो है वो मेडिकल कैंप्स बनाएंगे, हम बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, हम पानी की फराहमी को नहीं बना सके। आपने ये कहा ना, ये सारा कुछ हुकूमत के एसओपीज है ना, ये किसी आम आदमी के एसओपीज तो नहीं है। मवेशी मंडी के लिए दिए, और शहर के अंदर जो अभी सिर्फ 2 मवेशी मंडियों की बात हो रही है, LDA सिटी की मवेशी मंडी और निश्तर कॉलोनी की मवेशी मंडी। यहाँ पर तो इस वक्त ये मसाइल हैं कि LDA सिटी के अंदर तो अभी वहाँ पर व्यापारी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वहाँ इसलिए नहीं आ रहे कि वहाँ सिर्फ आपने शामियाने लगा दिए हैं, और जब शामियाने लगा दिए हैं वहाँ ना वहाँ पर बिजली है, ना गैस का बंदोबस्त है, ना वहाँ पानी का बंदोबस्त है, ना मेडिकल की सहूलियात हैं, वहाँ पे दीगर किसी भी किस्म की सहूलियात आपने फराम नहीं की, तो व्यापारी वहाँ पर क्यों आएंगे? निश्तर कॉलोनी में तो कल ये सूरत हाल रही कि वहाँ पर गर्मी की शिद्दत की वजह से जो जानवर हैं, ख़ास तौर पर जो बकरे हैं, उन पर जो है वो उनकी तबीयत जो है, आप कल एक बकरा ज़िबा करना पड़ा व्यापारी को, इस खबर के अंदर पूरी तफसीलात शामिल है, इसलिए कि उसकी हालत गैर हो गई। तो आप जब वहां पर पानी का मुनासिब इंतजाम नहीं करेंगे, पानी चाहे जानवरों ने पीना हो, वो पानी चाहे इंसानों ने पीना हो, दोनों ही बराबर के बिल्कुल ऐसे ही है। खैर सुमरू साहब, हमारे पास वक्त कम है, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। गर्मी की शिद्दत है और इसके साथ साथ इंतजामात नहीं, तो आने वाले शोज में हम आपको जरूर बताते रहेंगे कि बकर मंडियों में इंतजामात किस हद तक बेहतर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, जहां हम बात कर रहे हैं शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, तो प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? गुज़श्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई। मौसम के हवाले से हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद होंगी, उनसे जान लेते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। जी कोमल, कहिए। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो अलल सुबह में जो था शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि दिन भर में जो है मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। लेकिन जूं दिन का आगाज़ हुआ, हवा जो है वो थम गई और हवा थमने की वजह से मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने में आई। सूरज और बादलों की आंख बिचौली जारी हो गई, जिसकी वजह से जो है शहर भर में हब्स का समा फैल गया है और शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसलिए शहरों को हिदायत की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो इनटेक करें, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो ना हो और शहरी घरों में ज़्यादा से ज़्यादा महदूद रहें। इस वक्त बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासब 39% और हवा की रफ्तार जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो है वो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, वक्फे से हवा का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, लेकिन हब जो है वो यूं ही बरकरार है। और अगर बात की जाए आज दिन भर महकमा मौसमियात की जानिब से, तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। और बारिशें आजकल जो होनी है उसके बाद हब्स की शिद्दत में इजाफा ही होगा, जैसे कि कोमल ने भी बताया। थैंक यू कोमल। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, जिस पर हम बात करने वाले हैं। इंतहाई अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है जी, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के सिर्फ़ और सिर्फ दावे किए जाते हैं। पंजाब पुलिस ख़वातीन की जान और माल, इज़्ज़त और इस्मत को महफूज बनाने में बुरी तरह से नाकाम है। रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जी, ख़वातीन के साथ तशद्दुद ज़्यादती के केसेस में 15% तक इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल 2260, जबकि रवां साल 2550 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तेज़ाब गर्दी के रवां साल 8 वाक़यात और रवां बर्स ख़वातीन के इक़दाम कत्ल के 95 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ गैंग रेप के 34 वाक़यात जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये सब हक़ाइक़ जो कि हम ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, आप न्यूज़ में भी देखते रहते हैं किस तरह से तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, घरेलू नाचाकियों पर तशद्दुद का निशाना ख़वातीन को बनाया जा रहा है, घरेलू मुलाज़माओं को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, गैंग रेप के वाक़यात हो रहे हैं। इन वाक़यात पर पुलिस किस तरह से रिएक्ट करती है, पुलिस किस तरह से औरत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए इक़दाम करती है, किस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ जो है हम बातों तक महदूद रहते हैं कि हमने करार वाक़ई सज़ा देनी है, मिसाल बनाना है और इस तरह के वाक़यात को रोकना है। एक शोर बरपा होता है, आपको हर टीवी चैनल पर पता चलता है कि जी फ़लाँ फ़ोरेंसिक टीम पहुँच गई है, फ़लाँ जगह पर ये हो गया है, ये हो गया है, तहक़ीक़ात की जा रही हैं। आईजी साहब की स्टेटमेंट आ जाती है कि जी इस तरह के अवामिर जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, करार वाकई सज़ा दी जाएगी, सीएम साहब नोटिस ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही 4 दिन गुजरते हैं वाक़यात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बात ठंडी पड़ जाती है। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इससे वाक़यात रुकते नहीं हैं, बल्कि इन चीज़ों को हवा मिल रही है और ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। कानून इस पर किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और फिर हमारी पुलिस की कारकर्दगी क्या है, क्या होनी चाहिए,
ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपको कराती चलूँ जी, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली साहिब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ हिना हफीजुल्लाह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है साहिब साहब आपके? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब साहब से हम आगाज़ कर लेते हैं, जो कि हमें लम्हा ब लम्हा इस तरह के वाक़यात की रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। पुलिस की कारकर्दगी इस पे क्या है वो भी बताते रहते हैं, और वो कारकर्दगी हकीकत में क्या होती है, किस तरह से उस पर एक्शन लिया जाता है, जो स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं। साहिब साहब पहले तो कुछ कंपैरिजन करके बताइएगा, इन वाक़यात में इजाफा कितना हुआ है? हाँ जी, ना अगर पुलिस के दादोशुमार की बात की जाए और आईजी पंजाब की स्टेटमेंट की बात की जाए, तो परसों सोशल मीडिया पे वो उन्होंने एक लाइव सेशन किया था, उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो हमारे लिए बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं, वो चाहे हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, किसी को हक़ नहीं कि उन पर तशद्दुद करे। अगर वो बाज़ार में जा रही है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना पुलिस का फ़र्ज़ है। अगर वो किसी जगह पे मौजूद है तो हर तरह पुलिस उसके लिए मौजूद है। लेकिन इसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की जो फोर्स है वो होनी चाहिए। तो पंजाब पुलिस में 1,84,000 पुलिस अफसरान व एहलकार हैं, जिसमें सिर्फ 7,800 कांस्टेबल से लेकर SSP रैंक तक की अफसरान मौजूद हैं। तो ख़वातीन का तनासब देख लें आबादी के लिहाज से, और वहाँ पे पुलिस देख लें कितनी मौजूद है ख़वातीन की, जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। और आपने बहुत सारे केसेस में 2 दिन पहले भी यहाँ कहना में एक रिपोर्ट हुआ था, वीडियो वायरल हुई थी, हमारे रिपोर्टर आबिद चोई साहब ने दी थी, कि जिसमें ख़वातीन पर मर्द पुलिस एहलकार तशद्दुद भी कर रहे थे, बदतमीज़ी भी कर रहे थे, उसके बाद मुअत्तल किया गया। तो ये तो बातें पुलिस की सिर्फ दावों की हद तक हैं कि वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। अब आपने जिस वाक़े का जिक्र किया कि पुलिस एहलकार ख़वातीन पर तशद्दुद भी कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि इन पुलिस एहलकारों ने ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। साहिब साहब, ये जो थाना कल्चर की तब्दीली की बातें की जाती थी, वो तो फिर कहाँ गई? नहीं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ख़वातीन के हवाले से भी बात कर ली जाए तो आपको मैं बता रहा, सिर्फ 7,800 लेडी कांस्टेबलान से लेकर SP SSP रैंक तक की अफसरान मौजूद हैं। सिर्फ थाना कल्चर कैसे तब्दील होगा? यहाँ पे पिछले 3 माह से पंजाब की क्राइम मीटिंग ही नहीं हुई। कोई बंदा इस बात पे फोकस नहीं करता कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, शहरियों को चोरों डाकुओं से महफूज बनाया जाए, बल्कि अब एक ट्रेंड चल गया है कि तमाम अफसरान एक फ़ोटो सेशन करवाते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, हर बंदे ने अपना अपना पेज बनाया हुआ है, उस पर अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं और CM और PM को भिजवाते हैं, इस पर खुश हैं। आप जहाँ मर्ज़ी देख लें, डकैती, चोरी, इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अफसरान सिर्फ जो आपके CM ऑफिस है या CM को अदादो शुमार का एक धंधा उन्होंने बनाया हुआ है, वो दिखाते हैं और वो सेटिस्फाइड करके आ जाते हैं। लेकिन अवाम इंतहाई नाखुश है। IG पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई थी कि 15 की जितनी भी कॉल्स होंगी उस पर FIR होगी। तो मैं कल या परसों उसमें देख रहा था, मैक्सिमम 2% 15 की कॉल्स पर FIR हो रही हैं। सही। तो IG की वो रेट जिस पे इसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे, बातों की हद तक है। यहाँ पे चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया पे और अपनी नौकरी बचाने के लिए की जाती हैं। हक़ाइक़ कुछ भी नहीं है, ना किसी जगह पे आपको पुलिस की रिट नज़र आती है। जो बंदा स्ट्रांग है उसका काम भी हो जाता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाता है, उसको कोर्ट में जाके वो अपने मामलात को बेहतर और ये हमारे माशरे का अलमिया बन के रह गया है कि जो बंदा स्ट्रांग है, चाहे उसने कितना ही बड़ा गुनाह, कितनी ही बड़ी गलती कर ली है, वो हर जगह जो है अपने आप को महफूज कर लेता है। हिना साहिबा, इंसाफ क्या बहुत मुश्किल रह गया है इस तरह के मामला? पहले मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करूँ ना अली को। बड़े साल पहले आई वाज ड्राइविंग अप द माल, वो जहाँ पुल चढ़ते हैं ना फोर्ट्रेस स्टेडियम का, तो एम ही मेरे दिल में ख्याल आया कि इस वक्त खुदा ना खास्ता अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए, कोई सेफ्टी इशू हो जाए, कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ आर्मी वाले भी खड़े हैं, वहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं, नाका लगा हुआ है ना जी, तो मैं किसके पास जाऊँगी? इमीडिएटली जो मेरा पहला इंस्टिंक्ट, अल्लाह ना करे कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो पुलिस के पास तो नहीं जाना, अगर ऑप्शन फौजियों का हो। ठीक, ये तो हालात हैं कि वो जो जब आप 15 पे भी कॉल करते हो मजबूरी में, तो दुआएं पढ़ के ही कर रहे होते हो, इस तरह तो कोई नहीं करता क्योंकि लेने के देने ही ना पड़ जाए।
जहाँ तक अली ने एक बात की, ये मैं साथ साथ थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ कि आईजी साहब ने अगर इस तरह की बात की थी कि हर कॉल पे 15 की पर्चा दर्ज होगा तो बड़ी नाकस बात है ये। वो सिर्फ बातें ही होती हैं हिना साहिबा। वो सिर्फ पर्चा कॉग्निजेबल ऑफेंस पे दर्ज हो सकता है, हर कंप्लेंट पे नहीं। और 15 पे ढेर सारी झूठी कॉल्स भी चल रही हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसी चीज़ पे मुझे याद है मैंने यही क्वेश्चन इनको पूछा था कि मैंने कहा सर आपका इन्वेस्टिगेशन जो विंग है वो इस काबिल नहीं कि एक दिन में हज़ारों कॉल्स आती हैं, तो किस तरह आप इनको मैनेज करेंगे, तो आपका तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर देगा। उन्होंने कहा वो इसको हम बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें जो फेक कॉल्स होंगी उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ताकि लोग फेक कॉल्स ना करें। ये बड़े अरसे से चल रहा है लेकिन वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है जितनी, ठीक है। लेकिन ये अच्छा दूसरी चीज़, हाँ बिल्कुल कार्रवाई ज़रूर डालते हैं। अच्छा दूसरी एक चीज़ अली ने कहा जो कि बिल्कुल ठीक है कि वुमेन पुलिस नहीं है, ठीक है। वुमेन पुलिस का मैं एक ज़माने में पढ़ाती थी पुलिस इंटेलिजेंस स्कूल में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया जेंडर क्राइम्स पे, तो वहाँ मैंने कुछ क्लासें लीं। तो वो औरत बेसिकली था, मॉड्यूल था कि जो आपकी वुमेन पुलिस फोर्स है उसको सेंसिटाइज करें आप। अच्छा उनको मैंने क्या पढ़ाना था, वो तो अपने रोने लेके बैठ गई। वुमेन पुलिस में हरासमेंट का इंसिडेंस बहुत है, ठीक है। एक ज़माने में याद होगा कि मोहर्रर अपॉइंट की थी थानों में, ठीक है। वो बच्चियां मुझे बता रही थी कि जी जो मेल पुलिस वाले हैं वो हरास करते हैं, सेक्सुअली हरास करते हैं। जब औरतें थानों में तैनात होती हैं उनके सामने कपड़े बदल रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो और कौन औरत ऐसे माहौल में काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। पहले तो अपना किबला दुरुस्त करेंगे, वुमेन इंडक्शन होनी चाहिए, लेकिन फिर जो इस तरह के हरासमेंट करते हैं उनका भी तो फेवरेबल फराहम करना है, बिल्कुल, और उनके खिलाफ फिर फैसले भी होने चाहिए। अब मसला ये है कि हमारी सोसाइटी का माइंडसेट, या हम समझते हैं कि जी पुलिस वाले आप पेज इंक्रीज कर देंगे ठीक हो जाएगा, आप छुट्टियां दे देंगे ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है। आप कहते हैं कितने सालों से मैं सुन रही हूँ ये मॉडल पुलिस स्टेशन का ड्रामा, ठीक है, कि जी यूँ मार्बल लगा दो, यूँ टाइल लगा दो, सब ठीक हो जाएगा, AC लगा दो ठीक हो जाएगा। उससे आपके दिमाग नहीं बदले कम से कम, आपका माइंड सेट है ये कल्चरली। और ये सिर्फ पुलिस वाले, पुलिस वाले हैं कौन, आपके भाई मेरे भाई, ठीक है, हमारे में से ही है ना, कोई अनोखी मखलूक तो नहीं है। का हिस्सा ही। जब मेरे पास पार आएगी वो पार मेरे सर को चढ़ जाएगी। आप पुलिस में क्यों जाना चाहते हो? कितने पुलिस वाले हैं जो कौम की खिदमत के लिए जाना चाहते हैं, या किसी भी शोबे में आप क्यों जाना चाहते हो? मैं कहूँ मैं वकील बनी थी जी, मेरे तो कौम का खिदमत का जज्बा है, नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू। आप जर्नलिस्ट बनी हो, क्यों बनी हो, ठीक है। सो वी हैव आवर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट्स। जब तक यहाँ पुलिस में क्यों भर्ती होगा? मैं तंग आ जाती हूँ बाज़ दफ़ा जब लोगों से और ये पुट्ठी हरकतों से, इलीगल चीज़ों से, मैं कहती हूँ इससे बेहतर था कोई पुलिस में चला जाता, ठीक। क्योंकि द फैक्ट ऑफ द मैटर इस मुल्क में डंडे और क्लाउड के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब वो पुलिस वाला इसी माहौल से, इसी सोसाइटी से आता है, तो वो किस तरह सेंसिटाइज आप कर सकते हो उसको इन मसलों पे? वो तो अपनी पावर दिखाने आए हैं ना उधर। अब ये जो औरतों पे तशद्दुद वाले वाक़े, ये कौन सा आइसोलेटेड वाक़या है? ये कौन सी अनोखी चीज़ है? घरों में नहीं होता, बिल्कुल यही पुलिस वाले नहीं करते, यही जो बयान देने आते हैं टीवी पे ये नहीं करते अपनी औरतों से, ये क्या सलूक करते हैं? ये जो एक्टिविस्ट्स हैं कितनी मार खाती हैं मुझे पता है बीच में, ठीक है। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीबडी, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स। बिल्कुल ऐसा है, ये हमारे घरों में इश्यूज हैं, ये इनग्रेन्ड हैं। ये जो हमारे पास 4-5 वाकयात आ जाते हैं ना, इसके पीछे बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जो वाकई अलमनाक दर्दनाक होते हैं, लेकिन तकलीफ है, मंजर पे नहीं आते। लेकिन आप जब तक एक सोसाइटी का माइंडसेट नहीं चेंज करोगे, पूरी सोसाइटी का एज अ होल, उस वक्त तक आप एक सेगमेंट का तो ना होने वाली बातें हो गई। वही है ना, आप पुलिस का रिस्पांस चेक करें ना, जब मोटरवे का वो सानेहा हुआ, बिल्कुल सानेहा मोटरवे, तो उस पे जो लाहौर पुलिस के सबसे जिम्मेदार अफसर थे CCPO लाहौर उस वक्त के, उमर शेख, तो उनका बयान था कि ये रात को क्या लेने निकली। नहीं अच्छा चलो उस पर भी मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। ये बड़े लोगों ने कहा ना, आप घर से निकलती हो, हम एज वुमेन, ठीक है, मैं घर से निकलती हूँ, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, सबसे पहले मैं गाड़ी लॉक करती हूँ, बिल्कुल, ठीक है, करती हो लॉक? बिल्कुल बिल्कुल करती हो, बिल्कुल। रात को जाती हो कहीं अकेले? बिल्कुल नहीं। ठीक, क्यों नहीं जाते? वो जो था वो चाहे उसकी डम बात थी एक बहुत, जिस तरीके से की, लेकिन आप अपनी बेटी को बाहर भेजते हैं रात को? नहीं भेजते ना।
अपनी बहन को कहेंगे रात को जाए, नहीं जाएगी। अब ये हालात देख देख के हम तंग आए हैं ना, हालात देख देख के हमने सेफ्टी है ना, ये सोसाइटी में अब हो ऐसा गया है, कल्चर ऐसा बन गया है, कल्चर ऐसा बन गया है। अब आपको जब सोसाइटी ही गैर महफूज नजर आ रही होगी तो ये सेफ्टी मेजर्स हर अक्लमंद इंसान लेगा। मसला तो यही है ना, पुलिस भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। वो जब आप बाहर निकलते वो किस तरह का बिहेवियर है, वो कौन सा फरिश्ते हैं, ठीक है। सो बात यह कि जितनी एहतियात, चाहे लड़का हो रात को मगरिब के बाद तो वो भी घर ही बैठे तो बेहतर है ताकि माँ बाप की सांसें ना अटके। लेकिन देखें अब सोसाइटी में ये जो जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको देखते हुए सेफ्टी मेजर्स तो हर समझदार इंसान लेना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि आपको निकलना भी पड़ जाता है, बिल्कुल मेरा अपना बड़ा अच्छी बात। लेकिन आप जो बात कर रही हैं कि अब ये हमें तोहफे देना खवातीन को पुलिस का काम है। ज़ैनब कत्ल केस का वाकया होता है, पुलिस मुतहरक हो जाती है, वहाँ से जाहिद नवाज मरवत हैं उनको बुलाया जाता है, वो मामला सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसी तरह का हम यहीं से हिना साहिबा गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जिन्होंने आवाम की हिफाजत करनी है वो किस तरह से अपनी कारकर्दगी निभा रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड क्या हैं, वो सिर्फ बातों तक महदूद क्यों हैं। यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम वो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वजह से हर रोज़ हम कह रहे हैं जी क्राइम रेशो बढ़ती चली जा रही है और सिर्फ पुलिस दावों और बातों तक महदूद है, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उन पर अमल नहीं किया है। अब ये जो वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, वो चाहे तशद्दुद के हैं, वो चाहे तेज़ाब गर्दी के हैं, वो चाहे रेप के वाक़यात हैं, इस पर जब तक सज़ाओं का तयन नहीं किया जाएगा, लोगों को मिसाल नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये वाक़यात नहीं रुक सकते। हिना साहिबा, इंसाफ किस तरह मिलेगा? मेरा दोबारा से आपसे सवाल यही है। बिल्कुल, और मैं उसका जवाब देती हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा क्लियर कर दूँ कि लेस्ट ये पब्लिक समझे कि मैं कह रही हूँ कि औरतें घर बैठ जाएँ, बिल्कुल नहीं बैठें। सेफ्टी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी, बिल्कुल, लेकिन प्रूडेंस एक्सरसाइज करना, अपनी तौर पे अपना ऊंट बांधना हम सब की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। चाहे वो औरत हो, मर्द हो या आपका कोई बच्चा बाहर जा रहा है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। स्टेट की तो है ही है एक ऑब्लिगेशन कि आप एक सेफ माहौल दें। इंसाफ कैसे मिलेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है ना। मेरा ये मानना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। और पनिशमेंट तभी इफेक्टिव होती है जब वो स्विफ्ट हो। जितना आप ये पकड़ते हैं, अगर कोई मुजरिम आप गलती से पकड़ भी लें, आप उसको साल हाँ साल अंडर ट्रायल धक्के रखते हैं जिसे कहते हैं ना, आप इंसाफ तो नहीं दे रहे ना उस बंदे का। तो ये हीले बहाने क्यों लिए जाते हैं हिना साहिबा? हीले बहाने क्या है? देखो, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी हमारी देख लो क्या है, ठीक है, कि ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तो बड़ी सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले जो अफसरान की पोस्टिंग है उसमें सारी है सिफारिश है ना, पॉलिटिकल है, तो बड़े कायनातियाँ सारी। आप जितने आरपीओ देख लें, 90% सारे वो लोग हैं जो सिफारिश। अच्छा, इसके पीछे बड़े बड़े मॉन्स्टर खड़े हैं जो इनको हिलने नहीं देते, और बड़े बड़े प्रैक्टिकल अफसरान हैं जो बेचारे सीपीओ में घल रहे हैं, कई सालों से उनकी वो थकी हुई पोस्टिंग है क्योंकि उनकी सिफारिश। अच्छा जी, वहां पर हम कह रहे हैं, साई साहब ने ये कहा कि तगड़ी सिफारिशें आ जाएं और कोई पैसे वाला बंदा आ जाए, ये फिर कानून किस तरह इंसाफ फराहम कर रहा है? इसी तरह है ना, फिर पैसे वाले का इंसाफ का कॉन्सेप्ट तो यही, पैसे वाले का पोस्टिंग करवा रहा है कोई सियासी बंदा, तो वो उसकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। देखो, ये सिविल सर्विस एक ज़माने में तो बड़ी चीज़ होती थी जब सीएसपीज होते थे। माय फादर वाज वन ऑफ दोज पुरानी। लेकिन जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया, जब सिविल सर्विस के ऑफिसर्स ने ये देखना शुरू कर दिया कि अगर आप सियासतदानों के जाके चरणों में बैठेंगे तो आपको अच्छी पोस्टिंग्स मिलेंगी, पार्टी एफिलिएशंस हो गई सारी, कि कोई कौन सी पार्टी का है, कोई कौन सी पार्टी का है, तो फिर पोस्टिंग्स और नवाजा जाना भी उसी हिसाब से हो गया। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जब कोई नई गवर्नमेंट आती है, आपको अपना सिस्टम चलाने के लिए एफिशिएंट और अपने लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरिट यू कैन नॉट डिसरिगार्ड। आप लगाएं, देयर इज अ ब्रिलियंट पूल ऑफ अच्छे ऑफिसर, आप भी बनाएंगे, आप मैं भी बनाऊंगी, उसके बगैर तो नहीं चल सकता। अच्छा, अब जब आप अदालतों में जाते हैं,
जो आप डीएनए का और वो फोरेंसिक की बात कर रहे थे, मेरी ये पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी वालों से बात हुई, आई वाज डूइंग द कोर्स थे, तो मैंने कहा ये क्यों नहीं होता, तुम लोगों के पास इतनी लेटेस्ट है। कहते हैं यहाँ इनको डीएनए जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स एंड दे आर नॉट ट्रेंड, तो वो सारा मेज़ कुर्सियाँ हर चीज़ उठा के ले आते हैं। अच्छा, सो वो फिर डिले हो जाते हैं केसेस, कई हज़ार की पेंडेंसी है। अच्छा जी, एक और सवाल मेरा, हिना साहिबा, सजाएं सख्त नहीं है? जो हम ये देखें कि अगर रेप का वाकया हुआ है तो एक दिन उस पर शोर मच गया और मुलजिम को तलाश करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे दिन आपको फिर एक और वाकया मिल जाएगा, लोग खौफजदा नहीं ना? रेप में डेथ पेनल्टी है, ठीक है, एसिड थ्रोइंग में मिनिमम 14 साल है और आगे उसके भी अमल होता है, इन पे अमल होता है, किसी को मिसाल बना के दिखाया जाता है? अमल कैसे होगा अगर आपकी एविडेंस की क्वालिटी नहीं है, आपकी प्रोसिक्यूशन सही नहीं है, और आप के अगर आपकी एविडेंस की क्वालिटी नहीं, उसी पे इंसाफ यहाँ पुलिस का किरदार आता है, पुलिस की नाक़िस तफ्तीश है। बिल्कुल, इसमें तफ्तीश का बड़ा अमल दखल है, और पुलिस जब तक मुद्दई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी, चूँकि क्रिमिनल्स ही हैं जो ऐसे काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे शरीफ लोग होते हैं जो पहले तो मामला रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, सही, जो रिपोर्ट कर लेते हैं उनको खौफजदा इतना किया जाता है, पुलिस की जानब से समझ लें, वो जो दूसरी पार्टी है उसकी जानब से समझ लें, वो तो है ही क्रिमिनल, वो शनाख्त परेड पे जाकर रुक जाते हैं, वो बेचारे कहते हैं अपनी इज्जत बचाएं, इतना खौफजदा कर दिया जाता है। तो ये काम तो स्टेट का है ना, कि लोगों को पहले आप एक पूरा एक काम ऐसा होना चाहिए, फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि लोगों को इस बात पे यकीन हो कि अगर हमने इसके खिलाफ गवाही दी तो इसको सजा मिलेगी, ये बाहर आके मुझे उल्टा फायर नहीं, लेकिन वो तफ्तीश होगी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें से एक बंदे को मारा जाता है, उसका जो मुद्दई खड़ा होता है उसको भी मारा जाता है, और मुलज़िम बड़ी आसानी से बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि पुलिस के रवैये से तंग आकर लोग जब इंसाफ के लिए अदालतों में आते हैं, वहाँ पर भी सिर्फ इंसाफ के दावे वादे किए जाते हैं, एज सच तहफ़्फ़ुज़ तो फिर उन्हीं लोगों को फराहम किया जाता है जिनके पास 4 पैसे होते हैं। अब फिर मैं तो पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मेरा यकीन तो सिर्फ अल्लाह के इंसाफ पे है, बाकी जो ये दुनिया के मेयार हैं ये उधर जाके देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन बात यह है कि ये शनाख्त परेड की बात की है, जो यहाँ कुछ अर्सा पहले हमारे थानों में एक और चीज़ शुरू हो गई थी कि जब आप एक पार्टी को फेवर कर रहे होते हैं, पैसे पकड़ रहे होते हैं, पहले ये होता था शनाख्त परेड जेल में होती है बेसिकली ना, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एक से बंदे रखते हैं, तो ये लोग जिस बंदे को पकड़ा होता है ना पहले उसकी तस्वीर खींचते हैं मोबाइल से पुलिस वाले, और वो जो है ना मुद्दई उसको दिखा देते हैं कि ये वाला बंदा है, तुमने वहाँ जाके शनाख्त करना है। तो ये तो तमाशा इस तरह का लगा हुआ है ना। अब इस पे भी मैंने एक ज़माने में बड़ा लिखा था, लेकिन नथिंग हैपेंस, क्योंकि ये हमारी इनग्रेन्ड है सारी चीज़। पुलिस का कल्चर ऐसा है कि मैं एक दिन एक जगह पे खड़ा था तो उस बंदे के साथ डकैती हो गई, 3 डाकू आए, उन्होंने उसको मारा, मारने के बाद उसको पैसे शैसे ले गए, वो थाने गया तो उसने जाके एप्लीकेशन दी, तो SHO ने कहा, मुहर्रर ने कहा ये इस हुलिये के बंदे थे, उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल इसी हुलिये के थे। उसने कहा ये तो फलां बंदे, इन्होंने 3 बंदे मारे थे। उसने कहा मैं एप्लीकेशन नहीं देता। उसने कहा ठीक है कोई ज़रूरत नहीं, कर लेंगे, जब पकड़े जाएंगे फिर ये आपका। इस तरह का कल्चर है पुलिस का कि बजाय इस बात के कि आप तहफ़्फ़ुज़ दें, आप उनको कहें कि आप एप्लीकेशन। नाज़रीन, अब हमने इसके हल की तरफ जाना है। साहिब साहब, ये वाक़यात रुक कैसे सकते हैं? पुलिस की कारकर्दगी नाक़िस तफ्तीश हमेशा से ऐसे रहेगी तो हम ये समझे कि वाक़यात रुकने वाले नहीं हैं, इनमें इजाफा ही होगा, सिर्फ हम स्टेटमेंट्स के हद तक रहेंगे। सबसे पहले तो ये चाहिए कि ख़वातीन के लिए जो पुलिस की एक नंबर्स हैं वो बढ़ाने चाहिए। सही। उसके बाद तफ्तीश के कहा जाता है कि ख़वातीन से तफ्तीश जो है वो पुलिस अफसरान लेडीज़ पुलिस अफसरान एहलकार करेंगी, ऐसा नहीं, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। दूसरा, तफ्तीश बेहतर होनी चाहिए, मुजरम को सज़ा मिलनी चाहिए, मुद्दई को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फ़ोटो शूट्स नहीं होने चाहिए, अदादो शुमार पे नहीं खेलना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी पे जाना होगा, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि CM ऑफिस को अगर कोई अफसर नहीं पसंद आया तो उसका कच्चा छठा खोल दिया जाता है, उसको गंदा कर दिया जाता है, चाहे वो ठीक काम कर रहा हो, उसको वापस CPO बुला लिया जाता है। अगर कोई गलत काम कर रहा है और उस पर किसी के आशीर्वाद है तो वो अपनी ऐसे ही है। हिना साहिबा, सख्त सजाएं होने के बावजूद इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई सजेशन दे दें किस तरह से ये इंसाफ का तरीक़ेकार जो है ये आसान हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन है बेसिस, ठीक है। हमारे इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीका है कि थाने में बैठा होता है वो, और ये इन्वेस्टिगेशन पे ही हमने सवाल करने थे, हमने किसी पुलिस ऑफिसर को बुलाने की कोशिश की तो साफ इनकार। हाँ, क्योंकि वो मैं बता देती हूँ कि वो थाने में ही बैठता है, वो जाए वकुआ पे जाके कोई एविडेंस नहीं कलेक्ट करता, कुछ नहीं, पार्टियां थाने में ही आती हैं, तो वो फिर एविडेंस का मेयार तो वही होगा, उसी एविडेंस की बेसिस पे आगे कन्विक्शन होनी है ना।
फिर जब आप कोर्ट्स में चले जाते हैं, कोर्ट्स में डिले है, हालांकि स्पीडी ट्रायल्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, लेकिन वहाँ भी टाइम लगता है, ठीक है। तारीखें भी पड़ती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी, हर कोई करता है, कानून तो फॉलो नहीं होता ना। कानून की कमी नहीं है इस मुल्क में, बहुत अच्छे कानून है, लेकिन कानून की सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ना साहब कागजों तक है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। बिल्कुल, ऐसे फिर इस तरह के कवानीन का फायदा भी कोई नहीं है जिनको सिर्फ उन तक महदूद रखना है। दिल को तसल्ली, बिल्कुल आपने सही कहा, दिल को तसल्ली। देखिए 2 केसेस सिर्फ हाईलाइट हुए, एक जैनब कत्ल केस, बिल्कुल, एक ये मोटरवे केस, उसमें आपको इंसाफ मिल गया। बिल्कुल, उसमें मीडिया ने बड़ा शोर मचाया। यानी सही साहब वावेला होगा तभी इंसाफ मिलेगा। नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं। उसके बाद फिर एक मोटरवे पे केस हुआ था। चलें जी, हम आने वाले प्रोग्राम में हिना साहिबा जरूर डिस्कस करेंगे और हम दुआ गो हैं कि जैसा कि हिना साहिबा ने कहा, फिर इंसाफ फराहम करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात तो है, लेकिन फिर ये इदारे, ये पुलिस, इनकी कारकर्दगी किस तरह से बेहतर होगी, जो के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार हैं उनको कौन पूछेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें फ़िलहाल तो सही होती नहीं नज़र आ रही, लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, सही साहब आपका भी शुक्रिया, हिना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी स्मॉल ट्रेड के हवाले से, इनसे मुंसलिक जो ताजिर हैं उनको क्या क्या मसाइल हैं और असल में इसके क़याम का मकसद क्या था, किस तरह से इस तंजीम को लेकर चला जा रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी, सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर एसोसिएशन बाबर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चले आप? जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपकी तंजीम जब कायम की गई तो इसका मकसद क्या था, क्या अगराज़ व मकासद से, किस तरह से आप इसको लेकर चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारी तंजीम है ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटन इंडस्ट्री, ये पिछले 45 ईयर से ज़्यादा हो गए इस तंजीम को फ़ाल किए हुए, और ये जो तंजीम है ये गैर सियासी तंजीम है हमारी, इसका किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है। तो इसमें हमने अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए, क्योंकि मेरे दादा बिजनेसमैन थे, मेरे वालिद बिजनेसमैन थे, फिर मैं भी कुछ इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इंडस्ट्री कोल्ड स्टोरेज, आइस फैक्ट्री, पीवीसी इंडस्ट्री में मैं, और होटल इंडस्ट्री में, मेरा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। अच्छा बाबर साहब, मैं स्मॉल ट्रेड पे पहले चाहूँगी आप रोशनी डाल दें, क्योंकि इसमें तो बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल हैं। तो स्मॉल ट्रेड से मुराद क्या है? स्मॉल ट्रेड से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो 35 पीपल तक जो काम कर रहे हों एज ए वर्कर या एज ए ऑनर जो हों, वो स्मॉल ट्रेडर्स में आती है, स्मॉल बिजनेस में आती है। जो 35 से लेके 250 तक अफराद काम कर रहे हों, वो स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर उसका दर्जा होता है। ये इसमें फ़र्क है। उससे अगर 250 से ऊपर जो होगी अफराद काम कर रहे होंगे जिस इंडस्ट्री में, वो ये जो 250 के अंदर होगा वो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री में आएगा, जो 250 से ऊपर होगी वो लार्ज इंडस्ट्री में। अब आपकी तंजीम, आपकी एसोसिएशन इसके लिए क्या किरदार अदा कर रही है? हमारी तंजीम मुख्तलिफ मसाइलों पे, कुछ को FBR के मसाइल होते हैं, हमारे कुछ दोस्तों को फिर बेशुमार मसाइल होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी टैक्स के मसाइल होते हैं, फिर जो हमारी जो ज़िली गवर्नमेंटें हैं उनके बड़े मसाइल होते हैं। जब ये ज़िली गवर्नमेंटें अपने नई नई चीज़ें फॉल करती हैं, कुछ उनके ठेकेदार निज़ाम हो, वो बहुत ही मसले मसाइल होते हैं। यानी जितने भी एसोसिएशन मसाइल हैं इनको हल करती है। तो जिन्होंने नया कारोबार शुरू करना है उनको भी क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, प्लेटफॉर्म फराहम करती है? जी बिल्कुल, नए कारोबार वाले को भी उसी तरह ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर साथ देती है, जिस तरह का कोई 40 साल या 30 साल या 20 साल पुराना जो बिजनेसमैन है, नए अगर हम बिजनेस वाले को या नए इंडस्ट्री वाले को साथ नहीं देंगे तो उसको परेशानी का सामना होता है। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन दोस्तों को हम ज़्यादा उनकी खिदमत करें, ज़्यादा उनके काम आएँ। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी आप ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी, फिर मुआशी तहफ़्फ़ुज़ भी। अभी जो हमारे यहाँ महंगाई का सर्कल चल रहा है, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना तो बहुत मुश्किल है। जी, वो माशी तहफ़्फ़ुज़ इस तरह होता है कि जिस तरह कुछ ट्रेडर ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे मैं जो छोटे ट्रेडर्स की बात करता हूँ, अभी कोविड की सूरत हाल ही हम देख लो, उसमें किस तरह 2.25 साल से कोविड है। 2.25 साल कोविड में मुल्क की मईशत में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई है, लेकिन हुकूमत के देखें कुछ जो अच्छे इक़दाम होते हैं उनको अच्छा कहना चाहिए, जो उनके को
मामला तो कुछ गलत हैं वो उनको हम गलत कहेंगे, ठीक। क्योंकि जो हुकूमत ने उस वक़्त जो मसाइल का जो उनकी NGOs ने जो काम किया है उस वक़्त कोविड के दरमियान फिर 2 मरतबा रमज़ान शरीफ भी आए हैं, उसके दौरान जिन जिन फाउंडेशनों ने काम किया मैं उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। बिल्कुल, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिर पब्लिक ने बहुत साथ दिया गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने फिर जो स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए लोगों का बिल्कुल रोज़गार बंद नहीं होने दिया, मैं उनको भी ठीक है। अब मुझे ये जानना है आपसे कि स्मॉल ट्रेडर एसोसिएशन के मसाइल हैं क्या, इससे जो मुंसलिक लोग हैं उन मसाइल को हल करना किसकी जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया आपके साथ कितना ताउन करती है? इंतज़ामिया देखें जी, जो ज़िली मामलात होते हैं वो कमिश्नर की हद तक, डिप्टी कमिश्नर की हद तक होते हैं और वो टाउन और कॉरपोरेशनें वो मसाइल हल करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यानी आपके साथ मुकम्मल ताउन है उनका? जी, अपना जो कुछ हम तो उस तरह का काम नहीं करते कि जो जी हम एहतजाज पुरअमन, अगर एहतजाज भी करना पड़े पुरअमन करते हैं और ये मसाइल बैठ के हल करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे मसले हल हो जाते हैं। ठीक है जी, इंतज़ामिया भी ताउन करती है, मसले हल। मसले होते किस नौइयत के हैं ज़रा ये भी मसले नौइयत के होते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी को नक्शे का मसला है, किसी जगह कोई उनको नजायज़ डिपार्टमेंट, कोई LDA, कोई कॉरपोरेशन या कुछ और डिपार्टमेंट तंग कर रहे हैं, कोई FBR के मसाइल हैं, फिर और अच्छा, ये जो मार्केटों में तजावुज़ात से रिलेटेड इश्यूज़ देखने में आते हैं, फिर इसे आपको जो ट्रैफिक से रिलेटेड इशू आते हैं, इस पे आपके साथ ताउन किया जा रहा है? मैं तो हर तरह का उसमें इंतज़ामिया का साथ देता हूँ, क्योंकि ये गलत बात है कि अगर आप वहाँ से कोई आपकी कन्वेंस नहीं गुजर सकेगी जो कि अलाउ ही नहीं है, या ये कि किसी मुल्क में भी। मुझे ये बताइएगा, बजट में कहा गया कि छोटे ताजर के लिए कुछ नहीं है, तो आप समझते हैं कि वाकई बजट में छोटे ताजर का इस्तेहसाल किया गया है? इनको किया गया है, लेकिन मज़ीद और करना चाहिए। इनको छोटे ताजरों के लिए, छोटी इंडस्ट्री के लिए आसान साथ पे कर्जे देने चाहिए और बिला सूद कर्जे देने चाहिए। सही। और ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपने काम करें और मुल्क की मईशत बेहतर हो। मुल्क की मईशत बेहतर हो तो छोटे ताजरों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। बाबर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और नाज़रीन, शहर की मवेशी मंडियों का रुख करते हैं, जहां पर व्यापारी जो हैं वो अपने मसाइल से आगाह कर रहे हैं कि उन्हें सहूलियात नहीं दी गई, और जो वहाँ पर ख़रीदारी के लिए गाहक आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल सूरत हाल क्या है? हसन हालिद हमारे रिपोर्टर इस वक्त जो है मवेशी मंडी में मौजूद है, सगिया मवेशी मंडी में। हसन, बताइएगा, मवेशी मंडी में इंतजामात आप कैसे देख रहे हैं? शामियाने, पानी की फराहमी, जो व्यापारी मसाइल बता रहे हैं, क्या वाकई मसाइल का सामना है? सेकेंडली, यहाँ पर महंगाई की सूरत हाल क्या है? जी हाँ ना, लाहौर शहर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 12 मकामात के ऊपर मवेशी मंडियाँ जो हैं वो सजाई गई हैं, जिनमें से अक्सर व बेशतर मंडियाँ जो हैं वो फ़ुआल होना जो है वो शुरू हो गई हैं। लेकिन ईद उल अज़हा में चूँकि अब चंद रोज़ ही बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी भी शहर की मुतअद्दिद बेशतर मंडियों के अंदर जो है वो इंतज़ामात के हवाले से जो व्यापारी हज़रात हैं वो इंतहाई शिकवा कना नज़र आते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि मवेशी मंडियों के अंदर गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल इंतज़ामात जो हैं वो इंतहाई नाक़िस दिखाई दे रहे हैं। ख़ास करके इस सख्त गर्मी के मौसम में अक्सर व बेशतर जो व्यापारी हज़रात हैं उनको शामियाने जो हैं वो मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने जानवर जो हैं वो सख्त गर्मी में जो है वो खड़े करने पर मजबूर हैं, और साथ ही साथ में पीने का पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है, और अगर कहीं पानी मिल रहा है तो वो बहुत दूर जाकर जो है उनको पानी जो है वो हासिल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं और शिकवा भी कर रहे हैं कि इन इंतज़ामात को जो है वो बहुत पहले ही हतमी शक्ल दे देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक जो है वो नहीं दी गई। दूसरी जानिब 30 से 40% जो है वो जानवरों की कीमतों में इजाफा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो इक्का दुक्का ख़रीदार आ रहे हैं वो भी फ़िलहाल जो है वो विंडो छोड़ने पर ही इक्तफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल
इस दफ़ा कीमतों के लिहाज से यानी इंतजामात भी जो हैं वो अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो ग्राहक आ रहे हैं वो भी महंगाई की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सगिया मवेशी मंडी में मौजूद थे। नाज़रीन, आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको मजीद भी मवेशी मंडियों की सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं इंतहाई अहम मौजू है और आप सभी लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उनकी दुखी इंसानियत की खिदमत को सभी लोग सराहते भी हैं। दुखी इंसानियत के मसीहा बाबा खिदमत ईदी फाउंडेशन इंटरनेशनल के बानी अब्दुल सत्तार ईदी की आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है और अब्दुल सत्तार ईदी साहब की खिदमत पर अगर रोशनी डालना शुरू करें तो हमारे पास, मुझे यकीन है कि वक्त कम पड़ जाएगा, अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन इस तरह के इंसान जो हैं वो बिलाशुबा खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और कभी भी सदियां भी गुजर जाएं तो नहीं बुलाए जा सकते। आज ईदी साहब हम में नहीं है मगर उनका नाम, उनके कारनामे ज़िंदा रखे हुए हैं उनके नाम को। आज अगर मैं शहर लाहौर की बात करूँ तो यहाँ पर जगह जगह आपको ईदी होम्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर बेसहारा बच्चों को, बेसहारा माओं को जिनको घरों से निकाल दिया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। और फिर ईदी फाउंडेशन बहुत सारे ऐसे बीमार लोग जिनके अस्पतालों तक पहुँचाने में आज भी अपना जो है वो काम सर अंजाम दे रही है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस जो है वो ईदी सर्विस बन चुकी है। तो बेशक इस तरह के लोग जो कि दुखी इंसानियत के लिए मसीहा का काम रखते हैं, मसीहा का नाम रखते हैं, वो इस जहान फ़ानी से कूच भी कर जाएं तो उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहता है। आज भी जब कभी भी बात की जाती है किसी मसीहा की, किसी भी बड़े नाम की, तो सबसे पहले जो नाम हर ज़ुबान ज़द-ए-आम होता है वो ईदी साहब का नाम है। तो बहुत सारी ढेरों दुआएं उनके लिए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फरमाए। नाज़रीन, हम ये तो जिक्र कर ही रहे हैं कि ईदी साहब जो हैं उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही साथ मैं ज़रूर यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि आज के इस मौके पर बहुत सारी दुआएं भी आप उनके लिए जो है स्पेशल दुआ का भी एहतमाम कीजिए, क्योंकि बिलाशुबा जो है इस तरह की बड़ी शख्सियात, बड़े कारनामे लेके अल्लाह ताला के हुजूर तो उनके दर्जात बुलंद होते ही हैं, लेकिन उनको इस तरह से अच्छे अल्फाज में याद रखने के साथ साथ दुआओं में भी याद रखने की बेतहाशा ज़रूरत होती है। अभी प्रोग्राम के सिलसिले में मैं आपको बताती चलूँ जी, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट्स का जो एहतजाज जारी है फिरोजपुर रोड पर, इस पर आप देख सकते हैं जी ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हो चुका है और एहतजाज में तलबा की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अजमत अवान है जी। अजमत, ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस की जानिब से जनरल अस्पताल के बाहर फिरोजपुर रोड पर भरपूर एहतजाज किया जा रहा है कि मेरे कैमरा में मेरे पीछे दिखा भी सकें कि इस एहतजाज में तलबा और तलबात की बड़ी तादाद में शिरकत की है और इस एहतजाज के बाद जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी पूरी तरह मुतासिर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और मेडिकल के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। मुझे ये बताएँ आप लोगों की डिमांड्स क्या हैं? हमारी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फ़हीम बात कर रहा हूँ। ये मोस्टली PMDC जो है, जो डिज़ाल्व हुआ था उसके अक्स में ये PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना था। तो जो PMC का जो एग्ज़ाम NLE है, एक एग्ज़िट एग्ज़ाम है, तो उसमें यह है कि मोस्टली जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो 70% रखा है। PMDC का जो क्राइटेरिया था वो 50% था, तो उसमें पासिंग रेशो जो थी तकरीबन आउट ऑफ 100 40-30-40 रेशो होती थी। अगर आप इसको 70% रखोगे तो कोई स्टूडेंट एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा इसको, इसलिए। और सेकंड इसका ये जो मेन ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कोई भी पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी किसी भी मुल्क में लागू करते हैं तो उसके लिए आपके पास टाइम पीरियड होता है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ख़वातीन की भी जो बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ एक तलबा मौजूद है। मुझे ये बताएं, अगर PMC बासित रहेगी और अभी कुछ दिन पहले PMC के सदर ने भी किया जो NLE इम्तिहान है ये हर सूरत लिया जाएगा, अगर NLE का इम्तिहान अगस्त में लिया जाएगा तो मुझे ये बताएं आप इम्तिहान देंगे? नहीं, हम बिल्कुल ये इम्तिहान नहीं देंगे। आज हमारा एहतजाज इस लेवल पे हो रहा है, अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो हम इस्लामाबाद की सड़कें बंद कर देंगे और हम पूरे पाकिस्तान से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन अपने बंदे लेकर वहाँ पर जाएंगी और वहाँ की सड़कों को ब्लॉक करेगी। आज बिल्कुल आपने तलबात की बात सुनी, उनका यही कहना था जो NLE इम्तिहान है ये किसी सूरत भी कबूल नहीं। अगर जबरी तौर पर ये इम्तिहान लिया गया तो जितने भी इम्तिहानी सेंटर हैं उसको ताले लगा दिए जाएंगे और जो एहतजाज इसका दायरा कार बढ़ाकर। ठीक है अजमत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप देख रहे हैं एहतजाज जो है वो अभी जारी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन भी मौजूद है, जिसकी वजह से
ट्रैफिक फिरोजपुर रोड जो कि शहर की मेन शाहराह है, ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हो रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मेहमानों के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।